देखिए, आज हम करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो जो अन्य दो भुजाएं हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल इज एट बी। देखिए आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस या कर्ण। तो जो दो अदर साइड्स हैं इनमें से एक आपका एल्टीट्यूड है, हाइट है, और एक आपका बेस आधार है। इसने क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर आपका आधार x सेंटीमीटर है तो जो ऊंचाई होगी वो आपकी x-7 सेंटीमीटर होगी। क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप यहां पे देखिए, माना कि जो आपका आधार है यह है x सेंटीमीटर, ठीक। तो जो आपकी हाइट होगी, जो ऊंचाई है, कितनी हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x-7 सेंटीमीटर। और फिर आपको दिया हुआ कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कर्ण कौन सा है? AC। तो ये है आपके पास दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको कहा गया है कि जो अन्य दो भुजाएं हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। माना कि आधार BC इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो इसलिए जो इसकी ऊंचाई है AB इक्वल टू हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर। और आपको कर्ण जो ये AC है वो दिया हुआ है कि ये 13 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो ये कर्ण का स्क्वायर है, जो दो अदर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब कि जो आपकी अन्य दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर। तो इसका मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB कितना है? x-7 होल स्क्वायर प्लस BC क्या था? x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ पे आप a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर 49, 2ab 7 टू जा 14x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व किया आपने, ऐड किया तो 2x स्क्वायर
-14x प्लस 49, और इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ ले आइए, तो 169 इक्वल टू 0। जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में था, तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो -169 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x² माइनस 14x, 49 माइनस 169 करिए तो -0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, तो 120 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका हर एक टर्म 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, 2x² को 2 से डिवाइड करूंगा तो x², 14x को 2 से डिवाइड किया तो 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 कहाँ से आया, 120 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x पता लग जाएगा तो हमारी दोनों साइड्स कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, क्या करना है, अब यहाँ पर इसका ये मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा किसके बराबर हो जाए। देखिए, इस x² के आगे क्या कोफिशिएंट है, इसका गुणांक क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है 1। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी जो गुणा है वो 1 इंटू -60, इट मीन्स -60 आ जाए। और जब हम उन नंबर्स को ऐड करें, उन्हीं दोनों नंबर्स को, तो हमें मिल जाए -7। अब आप यहां पर देखिए कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस में कब आएगा, जब हमारे पास दो में से कोई एक नंबर माइनस में हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस में आता है। माइनस में कब आता है, जब कोई एक नंबर हमारा माइनस में हो, तब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आता है। तो यहां पर से आप ये सोच सकते हैं कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका मल्टीप्लिकेशन -60 आए। इट मीन्स कि दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में है। ठीक है, और जब हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे -7 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उस पे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। तो क्या होगा, 12 5 जा 60, और हमें पता है कि 12 -5 करेंगे तो कितना आता है, 7 आता है। अब हमारे नंबर क्या बोल रहे थे कि इनमें से एक नंबर हमें माइनस में चाहिए। इट मीन्स -12 इंटू 5 60, -12 प्लस 5 करेंगे तो -7। इट मीन्स हमारे वो दो नंबर कौन कौन से हो गए, वो नंबर हैं -12 और 5। आ रहा है आपको समझ में, क्या कहा मैंने, कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी जब हम गुणा करेंगे तो -60 आ जाए। तो आपको पता है कि माइनस में जब हम अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव है। इतना क्लियर, तो हमें यह पता लग गया कि जो दो नंबर हमने लेने हैं उनमें से एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी। अब इसने क्या कहा कि जब हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें आंसर चाहिए -7। तो यहां पर भी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है और हम उन्हें
ऐड कर रहे हैं और हमें उसके बाद आंसर किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और उनको ऐड करके जो -7 आ जाए तो कौन से होंगे, -12 और 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -12 इंटू 5 कितना हुआ, -60, और -12 प्लस 5 कितना हुआ, -7। तो बस अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है। देखिए x² इस -7x को क्या लिखूंगा, -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। और इस तरह लिखने पर इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस हमने इसका रूप चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे था x² -7x -60 इक्वल टू 0, मैंने इसे लिखा x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। क्या करा, इसमें 4 टर्म आ गए, ऊपर केवल 3 टर्म्स थे, लेकिन इसका अर्थ वही है। अगर -12x प्लस 5x को सॉल्व करते हैं तो वापस -7x आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेंगे और यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे। तो x² -12x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x² में से x कॉमन लिया, क्या बचा x। 12x में से x कॉमन लिया, क्या हुआ -12। अब 5x -60 में क्या कॉमन है, देखिए 5 और 60 में क्या कॉमन है, 5। x यहाँ पे है नहीं इसलिए x कॉमन लेंगे नहीं, तो 5 कॉमन लेने के बाद 5x में से 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा x, माइनस 60 में से जब 5 कॉमन ले रखा है तो ये क्या बचा 12 इक्वल टू 0। अब आप ये भी ध्यान रखें कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इट मीन जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम 5x -60 में से 5 कॉमन ले रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम 5x को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा x, और -60 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा -12। तो 5x -60 का मतलब 5 इंटू x -12। तो अब आपने यहां पर यह चीज ध्यान देनी है कि जब हम मिड टर्म को स्प्लिट करें, फिर आगे जब हम उसके फैक्टर करेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। अगर इस ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, इस ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ जाती है तो इसका मतलब हमने जो ये मिड टर्म स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि x -12 दोनों जगह आ चुका है, तो x -12 ले लेंगे कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे x और इधर +5 इक्वल टू 0। अब यहां से समझिए कि x -12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ, जो ये पार्ट आपके पास बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। और किन्हीं दो संख्याओं की गुणा 0 कब हो सकती है, यदि इनमें से कोई भी एक संख्या 0 हो या ये दोनों ही 0 हो, तभी जाके तो इसका मल्टीप्लाई 0 होगा। तो यहां से क्या करना है, देखिए हमारे पास आया x -12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x -12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हुआ इसका अर्थ कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, इनमें से कोई एक चीज 0 है, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, अब एक एक करके इनको सॉल्व करिए। तो x -12 इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू 12, इधर से आपके पास ये आ गया। x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया x इक्वल टू -5। अब थोड़ा सा सोचना है कि जो ये x क्या था, ये हमारे बेस की लेंथ थी, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था ABC, हमने इस बेस BC को x माना था। और आपको पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये x इक्वल टू -5 क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ये अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि कभी भी किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इस नंबर को क्या करेंगे,
रिजेक्ट कर देंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, x इक्वल टू 12। ठीक, तो ये x हमने क्या माना था, अपना आधार माना था, तो इसलिए आपके पास क्या आ गया, आधार BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी ऊंचाई थी, ऊंचाई क्या थी, AB, कितनी हो जाएगी, क्या था वो, x माइनस 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यही आपका आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।